नमस्कार, आदाब, मैं शरियार। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिले राहुल गांधी, बीमारी का बोझ और सरकारों की असंवेदनशीलता पर उठाए सवाल। केजरीवाल ने किया एक और बड़ा ऐलान, कहा छात्रों के लिए फ्री होगी बस सर्विस। मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर कायम जस्टिस शेखर यादव, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर दिया जवाब। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा सरकार का हर आंकड़ा है फर्जी। इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील फाइनल, नेतन्याहू के ऑफिस ने किया ऐलान। भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तानी कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान खान को 14 तो बुशरा बीबी को 7 साल की सजा। अब समाचार विस्तार से। सैफ अली खान की हेल्थ अपडेट को लेकर के लीलावती अस्पताल के अंदर मीडिया को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि सैफ अली खान जब अस्पताल में आए थे तो खून से लथपथ थे। वो अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ थे। सैफ बिल्कुल ठीक हैं। सैफ का आईसीयू से स्पेशल वार्ड भेजा जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज उत्तमानी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लीलावती हॉस्पिटल। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर नितिन डांगे, ये चीफ न्यूरोसर्जन है, हु हैज ऑपरेटेड Mr. Saif Ali Khan. Our permanent trustee, Mr. Prashant Mehta. Our two more team of doctors who were present in the operation. Anesthetist Dr. Nisha Gandhi was there, and cosmetic surgeon Dr. Leena Jain. Their team was also present. Now we have come here today. आज आपको आज का अपडेट देने के लिए आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बताना, सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। हिज पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव्ड। ही इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम आईसीयू टू अ स्पेशल रूम फॉर हिम। टुडे वी विल बी कीपिंग विजिटर्स इन चेक बिकॉज वी वांट हिम टू टेक रेस्ट। देश के दूर दराज इलाकों से इलाज की आस में लोग एम्स दिल्ली आते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं। मरीजों और उनके साथ आने वाले परिवार के लोग व्यवस्था न होने की वजह से खुले में ठंड झेलने को मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देर रात दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों से मिलने पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी ने मरीजों से उनका हाल चाल जाना। इसके साथ ही जिन मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में भी पूछा। मरीजों के साथ हो रही असंवेदनशीलता पर राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार की आलोचना की है। राहुल ने एम्स में इलाज करा रहे लोग जो रात को फुटपाथ और सबवे पर लेटे कई लोगों से बातचीत की है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीमारी का बोझ, ठिठुरने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता। आज मैं एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। राहुल ने कहा कि इलाज की राह में वे सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी ज़मीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम है। राहुल ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें कई मरीज ज़मीन पर लेटे हुए हैं। राहुल ने मरीजों से उनका हाल चाल पूछा और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही राहुल ने कुछ मरीजों की दवाई के पर्चे लिए और उससे जुड़ी जानकारी दी। राहुल गांधी लगातार ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां आम जनता से उनकी बातचीत हो। इससे पहले राहुल गांधी के 100 साल पुराने वेंटर्स स्टोर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वहां के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की थी। इससे पहले राहुल गांधी ने 14 जनवरी को राजधानी का दौरा करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने गंदगी दिखाते हुए केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा था कि यह है केजरीवाल जी की चमकती दिल्ली। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र स्थित बीजापुर जिले में गुरुवार को नक्सलियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बस्तर में मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी सुरक्षा बल सुरक्षित हैं।
दोनों ही जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से हैं और एक लद्दाख से हैं और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही दोनों पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इनके घर पर भी बात हो गई है, मैंने भी इनसे बात की, उनको पूरा विश्वास है। हालांकि एक जवान के पैर में बड़ी गंभीर चोट है, लेकिन पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया है। एक जवान की आंख में बड़ी गंभीर चोट है, कल ऑपरेशन हो गया है और अब वो स्थिति स्पष्ट होगी। आज 12 नक्सली मारे गए हैं तेलंगाना की। जी, 12 नक्सली मारे गए हैं। ये कोर हार्डकोर एरिया है जहां पर ये नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ा ऑपरेशन था जवानों का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने छात्रों के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जो महंगी हो गई है। आम छात्र को इसके आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 हिस्सा है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि छात्रों को मेट्रो टिकट पर 50% की छूट दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार सबसे ज़्यादा तवज्जो शिक्षा को देती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफ़र है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि आप जनता ने तय कर लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति चाहिए। दिल्ली की जनता पुकार कर कह रही है कि बाय बाय केजरीवाल पिछले 10 सालों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया गया। अब उन्हें मेट्रो की याद आ रही है। जनता फैसला कर चुकी है कि बाय बाय आपदा। अब पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनता ने तय कर लिया कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति है, तो आपदा के प्रमुख चिट्ठियां लिख रहे हैं। 10 साल आप सत्ता में रखे, 10 साल में एक पत्र भी लिखा। आपके पास बस सर्विस थी, बस सर्विस में आप डिस्काउंट दे सकते थे। अब जाने का टाइम आ गया। दिल्ली की जनता ने रिटायरमेंट पार्टी निश्चित कर दी है। दिल्ली की जनता पुकार के कह रही है बाय बाय केजरीवाल। और 10 साल एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। पाठशाला बनाने के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल, जिन्होंने मधुशालाएं बना दी। अब उन्हें मेट्रो की याद आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4 बार फटकार लगी केजरीवाल साहब को। इस आपदा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि दिल्ली की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को चालू करें, उसे आप रोक के मत रखें। मेट्रो के रास्ते में, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अब चिड़िया खेत चुग चुकी है। अब जनता फैसला कर चुकी है। बाय बाय आपदा, बाय बाय। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भारत सरकार किसी नीति की घोषणा करती है। चुनाव आयोग कहाँ है? इन्हें चीजें सिर्फ चुनाव में याद आती हैं। मुझे पूरा शक है कि कोई 8वां वेतन आयोग नहीं होगा। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया कि हम पे कमीशन के खिलाफ हैं। आपने कह दिया कोई पे कमीशन नहीं होगा। 10 साल से यहाँ का जो 10 से बल्कि ज़्यादा साल हो गए, 12 मेरे ख्याल से लास्ट पे कमीशन शायद 2012 में या कभी आया था। हाँ, तब से कांग्रेस ने दिया था। तब से यहाँ के तमाम कर्मचारी 12 साल से इंतजार कर रहे हैं।
आज जब आपको पता चल गया कि आप दिल्ली में सफाचट होने वाले हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दिल्ली का एम्प्लॉय हो, चाहे पूरे देश में एम्प्लॉय हो, वो बहुत नाराज है आपसे कि उसके अधिकार की आपने चीज नहीं दी, तो आप अचानक पे कमीशन आपको याद आ गया। ये क्या मतलब है भाई, पहले क्यों नहीं दिया था? और आपने, मैं ये नहीं समझ में आता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद भारत सरकार कैसे कोई नीति की अनाउंसमेंट कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और क्या सच्ची में ये करेंगे क्या? जो इनको चीजें केवल चुनाव में याद आती हैं, आज तक मोदी जी ने आगे चल के वो चीजें नहीं की, तो मुझे तो पूरा शक है कि कोई 8th पे कमीशन होगा नहीं। अभी तक तो कोई विजन दिखा नहीं, 10 साल में तो कोई विजन दिखा नहीं, एमसीडी इन्होंने चलाई, कोई विजन दिखा नहीं, डीडीए का कोई विजन दिखा नहीं, दिल्ली पुलिस का कोई विजन दिखा नहीं। क्या विजन दिखाएंगे? दिखाएंगे कुछ सपने अपने बुनेंगे। हम तो हकीकत पे सपने बुन रहे हैं, हम सपनों में सपने नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी हर बार जुमला पत्र जारी करती है लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करती है, मगर दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कही हुई बात पूरी करते हैं और उनका नाम है गारंटी मैन केजरीवाल। इस बार भी वो गारंटी दे रहे हैं कि हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह मिलेगा और दिल्ली की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। भाजपा हर बार जुमला पत्र जारी करती है पर एक भी अपना वादा पूरा नहीं करती। दिल्ली वालों के पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा गारंटी देते हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि 2100 रुपया प्रति महिला प्रति महीना मिलेगा और 18,000 रुपया की गारंटी है फॉर पुजारीज एंड ग्रंथीज एज एन ऑनरेरियम। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी पे अटूट विश्वास है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाजपा के पास दिल्ली में जो एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कानून व्यवस्था को संभालने की, वो बद से बदतर हुई है पिछले 2-2.5 साल में। दिल्ली में 11 गैंग्स ने कब्जा कर लिया है। आप सोचिए, साबरमती जेल में बैठा एक कुख्यात क्रिमिनल दिल्ली में एग्जीक्यूशन करवा देता है, किसी का मर्डर करवा देता है, और ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दी। ऐसी बिल्कुल ही खराब कर दी है दिल्ली की कानून व्यवस्था। चेन स्नैचिंग, किडनैपिंग, रोज रेप के मामले, ये बहुत आम बात हो गई है। भाजपा वाले अपनी कोई भी जो कुछ कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते। तो उनका एक और जुमला पत्र आ रहा है। दिल्ली वालों को गारंटी मैन पे भरोसा है दिल्ली में। देखिए, भाजपा वही घिसे पिटे आरोप लगाती है, एलिगेशंस लगाती है, भाग जाती है। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तथाकथित शराब घोटाले में क्या टिप्पणियां की कि कैसे सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया। ईडी कोर्ट ने कहा कि कैसे ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ प्रमाण नहीं है और अब तो मैटर चल रहा है ना, पेंडिंग है। तो जो सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने कल पूछे उनका जवाब कब मिलेगा? अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कि कैसे भाजपा राज्यों में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर हो गई है, कैसे मुंबई जैसे शहर में सेलिब्रिटीज के ऊपर प्रसिद्ध लोगों को भी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करवा पा रही भाजपा, तो आम जनता का तो क्या ही ध्यान रखेगी। अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पुरानी शराब नीति में 2026 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। अब अगर मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि हम इसे लागू करेंगे तो इसका मतलब है कि उन्हें और पैसा कमीशन चाहिए। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। 2026 करोड़ जो सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि पुरानी शराब नीति में इतना घोटाला हुआ है, तो इनका दिल नहीं भरा घोटाले से अभी भी। अरविंद केजरीवाल जो काम कर गए दिल्ली को लूटने का, अब यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना अगर ये कह रही हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब है कि दिल मांगे और इनको और पैसा चाहिए, और कमीशन चाहिए, और दलाली चाहिए। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों पर दिए अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। उनके बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। जस्टिस शेखर को वीएचपी के कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान की वजह से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ा था। शेखर यादव ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्होंने जो भाषण दिया था वो उस पर पूरी तरह से कायम है। उनकी बात किसी भी तरह से न्यायिक आचरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। उन्होंने दावा किया कि उनके भाषण को कुछ स्वार्थ वाले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। न्यायपालिका के वे सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते, उन्हें न्यायिक बरादरी के वरिष्ठों द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। एक खबर के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, शेखर ने पत्र में लिखा है कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों
मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति है। उनका मतलब किसी समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी नहीं मांगी और कहा कि वो अपनी कही गई बातों पर कायम हैं। बता दें कि ये मामला 8 दिसंबर का है, जब हिंदू विश्व परिषद के एक कार्यक्रम में शेखर यादव को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात रखते हुए मुस्लिमों को टिप्पणी की थी। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर कहा था कि इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम के तौर पर पेश किया गया, लेकिन हिंदुओं ने कई सुधार किए हैं जबकि मुसलमानों ने नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो आपका व्यक्तिगत कानून हो, हमारा हिंदू कानून हो या आपका कुरान, हम अपनी प्रथाओं में बुराइयों का समाधान कर चुके हैं, लेकिन आप इसे खत्म क्यों नहीं करते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज जाकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को लेकर कहा है कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं, वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए, नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है। कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए, कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए, इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है। एक खबर के मुताबिक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म एंड शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अब बंद होने जा रही है। ये ऐलान खुद कंपनी के फाउंडर ने किया है। इस ऐलान के बाद टाइमिंग को लेकर भी चर्चा हो रही, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल को अब कुछ ही दिन रह गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ देंगे। इस ऐलान के बाद बीजेपी ने हिंडनबर्ग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखो, इस साजिशी रिपोर्ट की पर जो सामंती सपोर्ट लोग देते थे, तो साजिशी रिपोर्ट पर सामंती सपोर्ट की जो जुगलबंदी है, उसकी तालाबंदी से कुछ लोगों का तमतमाना, कुछ लोगों का गुस्सा करना स्वाभाविक है। और उन लोगों का तो विशेष तौर से जो कि इस तरह की साजिशी रिपोर्ट के प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो इस तरह के जो फेक एंड फैब्रिकेटेड जो रिपोर्ट है, उसको जो है फ्यूडल सपोर्ट जो मिलता रहा है, उनमें जो है वो बौखलाहट घबराहट है। उनकी तालाबंदी और नाकाबंदी जो है वो इनके उन प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर्स की भी परेशानी का कारण बन सकती है। और इसलिए ये हताशा निराशा भी इस तरह की बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बताया कि भाजपा ने कल घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। हमारी पार्टी ने देवली की सीट से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काम किया है। दीपक तंवर दशकों से मेरे और मेरे परिवार के विचारों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह बड़े अंतर से जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर
लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के, निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं, दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने सरकार में रहकर बिहार की प्रगति की काम करके दिखाया। मौजूदा सरकार जनता की कमाई को यात्राओं में लुटा रही है। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की करारी हार होनी है और वहां गैर भाजपा सरकार दिल्ली में बनेगी तो बीजेपी वाले लाख चिल्लाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। शराब नीति लेकिन लागू करने की बात, इस शराब नीति में जिस तरह से फंसाया गया, ये तो सबको पता है कि क्या क्या हुआ। माननीय न्यायालय में पूरा मामला है और समय पर पता चल जाएगा। केजरीवाल जी को तो न्यायालय ने बेल दिया है, सिसोदिया जी को भी बेल दिया है। तो ये विरोधियों के लिए इसी तरह से हर राज्यों में करते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, चुनावी राजनीति लड़ाई लड़िए और ये सब बंद कीजिए। राहुल गांधी को शहरी नक्सली की पकड़ में बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद की। राहुल ये गांधी शहरी नक्सली के पकड़ देखिए, ये आतंकी भाषा जो है, भाषाई आतंक बीजेपी वाले फैलाते हैं और इस तरह की बात लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, भाषा की मर्यादा को तार तार बीजेपी वाले कर रहे हैं और इधर से अगर वो उधर से छेड़ेंगे तो इधर से भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर जवाब दिया जाएगा तो फिर मिर्ची लगेगी। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी इसी से घबरा रही है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर डील फाइनल हो गई, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इसकी घोषणा की। इजरायली पीएम ऑफिस ने बताया कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति बन गई है। डील को लेकर बातचीत करने वाली टीम ने पीएम नेतन्याहू को इसकी जानकारी दे दी है। नेतन्याहू ने बातचीत करने वाली टीम और सहायता करने वाले सभी लोगों की सराहना की। बंधकों और लापता लोगों की रिहाई को लेकर पीएम ऑफिस अथॉरिटी ने उनके परिवारों को जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री ने उनके इजराइल पहुंचने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम बंधकों और लापता लोगों की रिहाई को लेकर प्रतिबद्ध है। डील को मंजूरी देने के लिए आज सरकार की बैठक होगी। इससे पहले सुरक्षा कैबिनेट की भी बैठक होगी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौते की घोषणा बुधवार को ही हो गई थी। दोनों ने इस पर अपनी सहमति भी जता दी थी। 19 जनवरी से इसके लागू होने की भी खबर सामने आ गई थी, मगर कुछ शर्तों की वजह से ये डील फाइनल नहीं हो पाई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास पर समझौते के प्रावधानों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमास को नई मांगें छोड़नी होगी, गाजा में हमास को पीछे हटना होगा। हमास वादा खिलाफी कर रहा है। वहीं सीज फायर समझौते की घोषणा के अगले दिन ही इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। सीज फायर समझौते की घोषणा के बाद ऐसा लग रहा था कि हमास और इजराइल के बीच पिछले 15 महीनों से चल रही जंग अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। एक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोध अदालत ने सुनाया है, जहां इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। इस मामले में खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी और 6 अन्य पर आरोप लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश देश से बाहर हैं। वहीं कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज नासिर जावेद राना ने आदिला
जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया है। ये फैसला 3 बार टल चुका था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप था। अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के इतिहास में वित्तीय गलत कामों में जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक है। इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा अन्य आरोपी देश से बाहर हैं, जिससे मुकदमा केवल खान और बीबी पर चलाया गया। अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक है, जिनमें 50 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। ये पैसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को लौटाई गई थी, लेकिन कथित तौर पर इसे एक प्रॉपर्टी टाइकून के निजी लाभ के लिए जारी किया गया। इस पैसे का यूज झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण में किया गया, जिसे बुशरा बीबी और इमरान खान ने मिलकर स्थापित किया था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।